तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीन वर्ड्स है, एक तो है स्टैंडर्ड, दूसरा है एंथैल्पी और तीसरा है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का फॉर्मेशन। और अगर आप देखें एंथैल्पी का मतलब होता है एक सैंपल में चेंज इन एंथैल्पी उतना ही होता है जितना कि उसे हीट प्रोवाइड किया जाता है। वो जितना हीट गेन करता है उतना उसका एंथैल्पी में इंक्रीमेंट होता है, और जितना वो हीट लूज करता है उतना ही उसका एंथैल्पी में डिक्रीमेंट होता है। अब कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान हीट का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, तो अंततः एंथैल्पी में कुछ चेंज होता है। तो उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जो हीट का लेन देन होता है वही उसके एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी के साथ एसोसिएटेड होता है। ये प्लस और माइनस जो है हीट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ स्टैंडर्ड शब्द का अर्थ होता है या इंडिकेट ये उसे करता है कि अगर हम जो रिएक्टेंट्स हैं उस रिएक्टेंट्स को अगर हम एसटीपी में रखते हैं तो उस दौरान जो रिएक्शन होता है उसमें जो एंथैल्पी में चेंज होता है कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान, उसी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इस पूरे चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक बलून है और इस बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और इसे हम कर रहे हैं इग्नाइट। तो इसे इग्नाइट करने से होता ये है कि बलून फटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इग्निशन भी हो रहा, रिएक्ट करेगा और ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और इस दौरान वाटर वेपर बनता है, पानी का वेपर बनता है, जो ऑब्वियसली हमें दिखता नहीं है इस तरह के रिएक्शन में, और साथ ही साथ बहुत सारा हीट जो है ये जनरेट करता है। वो हीट आप यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। सो इस पूरे रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और इस दौरान जो है बन रहा है H2O, पानी बन रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारा हीट जो है ये जनरेट कर रहा है। अब ये कितना हीट जनरेट कर रहा है ये हम पता लगाने वाले हैं। कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारा बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूटेगा जिसके कारण कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और बहुत सारा बॉन्ड बनेगा जिसमें कि बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ होगा। उसी को हम अगर कैलकुलेट कर ले तो हम ये पता लगा सकते हैं कितना हीट रिलीज़ होगा, और वहीं से हम ये पता लगा सकते हैं कि पूरे सैंपल में इस रिएक्शन के दौरान कितना एंथैल्पी में चेंज हो रहा है। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट्स है इन्हें हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हमें रखना होगा। वैसे यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर था नहीं इस एग्जाम्पल में, यहाँ सिर्फ हम रिएक्शन को देख रहे थे। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हीट कितना रिलीज़ होगा यानी कि एंथैल्पी में कितना चेंज होगा, तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन यहाँ पर होगा कैसे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस वाले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना होगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 मोल का हाइड्रोजन 1 मोल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल का पानी बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है टूटेगा, H2 है वो टूटा यहाँ पर 2 मोल, तो 2 मैं मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन का बना लेता हूँ। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट करेगा, सबसे पहले टूटेगा, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी स्प्लिट करेगा। 1 मोल का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट करके 2 ऑक्सीजन एटम बनेगा, और यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और H2O बनाएगा। यहाँ पर 2 मोल का H2O बन रहा है, 1 मोल का H2O, और यहाँ पर मैं 1 मोल को 1 मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इन बॉन्ड्स को टूटने के लिए, यहाँ पर बॉन्ड टूटा, यहाँ पर बॉन्ड टूटा, 1 मोल हाइड्रोजन टूटने के लिए, बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो होता है 436 किलो जूल।
मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है 436 किलो जूल पर मोल। सो 1 मोल के लिए इतना एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल का हाइड्रोजन टूट रहा है, तो कितना एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर रहा है इंटू 2, 872 किलो जूल। सो इतना एनर्जी इस सैंपल ने अब्जॉर्ब किया टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी टूटेगा। सो 1 मोल ऑक्सीजन टूटने में 498 किलो जूल का एनर्जी लगता है। अब यहाँ पर बॉन्ड कुछ बन भी रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना, और यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होता है या बॉन्ड एंथैल्पी होता है, वो बॉन्ड एंथैल्पी होता है 463.5 किलो जूल पर मोल ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज होगा 463.5 किलो जूल एक के लिए, और 2 बॉन्ड बन रहा है तो इंटू 2। सो इसे कैलकुलेट करने से हमें मिलता है 927 किलो जूल। सो ये तो 1 मोल के लिए होगा। 1 मोल पानी का मॉलिक्यूल बनने के लिए इतना एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर और 1 मोल है तो ये भी तो रिलीज करेगा एनर्जी, ये भी उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा 927 किलो जूल। तो अब यहाँ पर आप देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली कितना हीट रिलीज होगा या कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। हमें क्लियरली दिख रहा है हीट रिलीज होगा, और वही एंथैल्पी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर मैं एक बार सैंपल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मान ले एक कंटेनर है और वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखा हुआ है और यहाँ पानी बन रहा है। सो ये जो हीट या एनर्जी इसने जो अब्जॉर्ब किया वो किसके बराबर होगा? 872 किलो जूल टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस 498 किलो जूल। सो ये बराबर हो जाएगा 1370 किलो जूल। इतना एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर रहा है, ये सैंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सैंपल इतना एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर रहा है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने से होता क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब करने से इसका एंथैल्पी जो है, इस सैंपल का एंथैल्पी जो है ये इंक्रीज करता है। तो इतना एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, और साथ ही साथ ये कुछ एनर्जी रिलीज भी करेगा। ये जो है बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज भी कर रहा है सैंपल। कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है? 927 प्लस 927 इतना किलो जूल। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 1854 किलो जूल ये हीट जो है ये रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज करने के दौरान एंथैल्पी जो है एंथैल्पी ड्रॉप करता है, और इतना एंथैल्पी इसका ड्रॉप करेगा सैंपल का। तो यहाँ पर नेट चेंज इन एंथैल्पी हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये पता करूँ कि इंक्रीमेंट इन एंथैल्पी, इस पूरे प्रोसेस में इंक्रीमेंट इन एंथैल्पी H लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1370 किलो जूल। इतना एंथैल्पी बढ़ा, और डिक्रीमेंट इन एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू 1854 किलो जूल। सो चेंज इन एंथैल्पी अगर आप देखें यहाँ पर, सो चेंज इन एंथैल्पी हमें मिल जाएगा। दरअसल देखिए हमेशा याद रखें कि ये जो चेंज है ये इंक्रीमेंट को इंडिकेट करता है हमेशा। अगर एंथैल्पी इंक्रीज करेगा तो चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, अगर एंथैल्पी डिक्रीज करेगा तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। सो चेंज इन एंथैल्पी दैट मीन नेट इंक्रीमेंट इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 1370 किलो जूल इतना बढ़ा, माइनस 1854 किलो जूल इतना ये घट गया। कैलकुलेट करें तो आपको ये मिलेगा 484 किलो जूल नेगेटिव 484 किलो जूल। और ये जो एंथैल्पी है ये फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल
माफ़ कीजिएगा 2 मोल, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O है। 2 मोल का H2O बन रहा है, उसमें जो हीट रिलीज़ कर रहा है वो हीट रिलीज़ कर रहा है 484 किलो जूल। हेंस एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है नेगेटिव 484 किलो जूल। अब अगर हम ये पता करें कि एक मोल का पानी जब फॉर्म कर रहा है उस समय कितना हीट जो है, कितना एंथैल्पी जो है उसमें चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा नेगेटिव 282 इतना किलो जूल। तो इस पूरे रिएक्शन को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इस पूरे से रिएक्शन को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि H2 पानी बनने के लिए H2 और O2 का रिएक्शन हो रहा है और पानी बन रहा है। इस दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी, और चूँकि ये पानी का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इसे कहा जाता है चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 282 किलो जूल। और ये 1 मोल के लिए है तो इसे स्टैंडर्डाइज कर दे, लिख दे पर मोल। यहाँ पर ये जो है पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, ये जो इक्वेशन है पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, तो आप इसे ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह से एंथैल्पी लिख रहे हैं फॉर 1 मोल तो यहाँ पर फॉर्मेशन में भी, इक्वेशन में भी यहाँ 1 मोल ही फॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीपली सोचें तो इसमें कोई गलती है नहीं, अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, रॉबस्ट है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। आगे चल के जब आप तरह तरह के इक्वेशन यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल भी यूज़ करेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ पर मोल लिखा हुआ है और यहाँ 2 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि आपने पर मोल लिख दिया है तो आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, चूंकि बहुत सारे लोग ये नहीं मानते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि इसे कुछ इस तरह से बैलेंस कर देते हैं ताकि फॉर्मेशन जो है 1 मोल का ही रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर हम हाफ लिख सकते हैं। हाँ, ये एक बात है। एक बात और है कि जैसे कि हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि वो जो स्टैंडर्ड शब्द है, वो स्टैंडर्ड शब्द वो इंडिकेट करता है कि जो एक्सटर्नल कंडीशन हो वो STP में हो। देखिए, जब बॉन्ड टूटता है या कोई बॉन्ड बनता है उस दौरान जो हीट रिलीज होता है वो एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करता है। प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ कर दे, डिक्रीज़ कर दे, या टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे, डिक्रीज़ कर दे, तो ये जो डेटा है ये डेटा चेंज हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी जो है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जो डेटा यूज़ किया है ये सारा डेटा जो है ये STP वाला डेटा है। मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड जो टूट रहा है ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये टूट के ये इतना एनर्जी ये गेन करता है, तब जाके ये टूटता है। सो ये सारी चीज़ें जो है, जो डेटा हमने यूज़ किया है, ये डेटा STP वाला डेटा है जो कि इस स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो STP का मतलब मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको पता ही होगा STP का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ 1 बार प्रेशर। 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। सो इस कंडीशन में इतना एनर्जी ये गेन करेगा, ये भी इतना एनर्जी गेन करेगा और ये इतना एनर्जी लूज़ करेगा। तो एक बात तो ये है कि ये जो हमने रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करवाया रिएक्टेंट्स के बीच, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में होगा। जब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में होता है तो यहाँ पर इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एक सिंबल लगाया जाता है, ऐसा गोल आप कर दे और इसे आप काट दे। इसे प्लिमसोल कहा जाता है इस सिंबल को, ये सुपरस्क्रिप्ट में रहता है और F जो है ये सबस्क्रिप्ट में रहता है। सो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आप देखें पानी जो है, पानी का फॉर्मेशन क्या सिर्फ इसी रिएक्शन से हो सकता है? पानी तो और भी अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि
पानी तो मीथेन के कंबस्चन में भी पानी बनेगा। मीथेन के कंबस्चन में CH4 के कंबस्चन में मतलब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके भी ये पानी बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये पानी बनाता है। और इस दौरान भी कुछ हीट ये रिलीज़ करता है, यहाँ पर भी ये हीट रिलीज़ करता है जो कि आप कह सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या ये पानी का ये हीट जो है पानी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा? मैंने इसे अभी तक इसे बैलेंस नहीं किया है, वो अभी मुद्दा नहीं है। तो क्या ये उसे रिप्रेजेंट करेगा? अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिर्फ पानी ही नहीं बन रहा है बल्कि यहाँ पर पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी है उसे आप पानी के फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, न ही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ पर तो दोनों बन रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हम इस हीट को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पानी का फॉर्मेशन हो रहा है और उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है तो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ पानी ही होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, अगर मान ले बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग फॉर्म में हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके का हो सकता है, यहाँ पर एक कंपाउंड हो और यहाँ पर एक एलिमेंट हो। इस केस में तो हमें दोनों ही एलिमेंट मिल रहा है रिएक्टेंट साइड में। हो सकता है एक तरफ कंपाउंड हो और एक तरफ एलिमेंट हो और उसका रिएक्शन हो रहा है, तब भी एक कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि यहाँ पानी बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एलिमेंट को मिला के भी कंपाउंड बन रहा हो। तो अलग अलग सिनेरियो पॉसिबल है। वैसे में आप गौर करें कि जो हीट इवॉल्व करेगा या हीट अब्जॉर्ब होगा जो भी है, वो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन, अगर हम अलग अलग तरह के रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के सेम कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या उसका फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी अलग अलग होना चाहिए? क्या फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी को हमें डायरेक्टली उस कंपाउंड के साथ, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उस कंपाउंड के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए? क्या ये डेटा फिक्स नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये डेटा फिक्स होना चाहिए। एक कंपाउंड के फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिक्स होना चाहिए, तब जाके हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो उसे फिक्स कैसे किया जाए? अलग अलग तरह के रिएक्शन में तो हम सेम कंपाउंड बना सकते हैं। तो उसे फिक्स करने का एक तरीका होता है कि रिएक्टेंट साइड जो है या फिर जिसके बीच रिएक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो मैं बोल दूँ ये नहीं चलेगा ऐसा। रिएक्टेंट साइड जो है जिसके बीच रिएक्शन हो रहा है, सो रिएक्टेंट्स जो है ये एलिमेंटल फॉर्म में ही हो, सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में हो, कंपाउंड के फॉर्म में ना हो, एलिमेंट के फॉर्म में ही हो। जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, जबकि CH4 एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। तो उस हिसाब से भी ये रिएक्शन जो है इस दौरान इवॉल्व हीट जो है ये किसी के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ हम एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। सो रिएक्टेंट्स एलिमेंट हो। अब एलिमेंट भी अगर हो तो एलिमेंट भी तो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग एलोट्रोप्स में हो सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन का ही केस देख ले तो O2 भी होता है, O3 भी होता है। तो किसे कंसीडर किया जाए? यहाँ पर कंसीडर किया जाता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सो हम रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एलिमेंट्स रखेंगे और एलिमेंट्स में भी उसे चूज़ करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में हो। जैसे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म अगर ऑक्सीजन की बात करें, अभी हमने एग्जांपल देखा था, ऑक्सीजन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होता है O2 होता है। हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म H2 होता है। कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होता है, कार्बन तो ग्रेफाइट में भी होता है, डायमंड में भी होता है, कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट को माना जाता है या ग्रेफाइट होता है। इस तरह से आप अलग अलग एलिमेंट्स के मोस्ट स्टेबल फॉर्म देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाएगा।
तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हमें एलिमेंट को चूज़ करना है और उसे रिएक्टेंट साइड में रखना है, फिर रिएक्शन करके अगर सिर्फ वो कंपाउंड बनता है तो उस दौरान जो एंथैल्पी में चेंज होता है तो उस कंपाउंड का वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स हो सकता है कि आपको ऐसा कंपाउंड मिला हो जो कि अकेले नहीं बन सकता है, मतलब प्रोडक्ट साइड में अकेले नहीं रह सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसे फॉर्म किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, उन तरीक़ों पर हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। फिलहाल तो इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं किसी कंपाउंड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड में सिर्फ उस कंपाउंड को रखना होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो है एलिमेंट होगा और साथ ही साथ मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होगा और साथ ही साथ इसे हम STP में रखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखेंगे, तब जाके उस इवॉल्व्ड हीट को या चेंज इन एंथैल्पी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस समय हम जाके कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में हम कितना होता है इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है वो देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मीथेन का भी देख लेंगे। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बनाना है, एलिमेंट से बनाना है। कैसे बनेगा, हमें पता है कार्बन के कंबस्चन में ये CO2 बनता है। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए और साथ ही साथ डायमंड नहीं बल्कि ग्रेफाइट होना चाहिए ये। सो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमें पता है ऐसे रिएक्शन में बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है, मतलब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, वो हीट रिलीज कर रहा है। हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये उसमें चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ये नेगेटिव है। हाँ, एक बात और मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि डेटा हो सकता है आप यहाँ अलग देखें, क्यों होगा उस पर हम थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये होता है 393 नेगेटिव 393.5 किलो जूल पर मोल। चलिए CH4 का भी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जो डेटा में डिस्क्रिपेंसी होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो CH4 के फॉर्मेशन में कार्बन यहाँ पर भी ग्रेफाइट के साथ हाइड्रोजन के रिएक्शन होगा तो हमें मिलता है CH4। यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ये होता है नेगेटिव 74.8 किलो जूल पर मोल। अब जिस डिस्क्रिपेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप कहीं पर डेटा के तौर पे आप इस तरह का, यहाँ पर आप इस तरह का देखें कि लिखा हुआ हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन में पानी बना और उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये नेगेटिव 285.8 इतना किलो जूल पर मोल लिखा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ क्लियर नहीं है, उसके क्लैरिटी आने के बाद आप इस चीज़ को अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था वहाँ ये जो था ये गैसेस फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में H2O बन रहा था और हमने सारा कैलकुलेशन किया था। यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन दरअसल H2O के लिक्विड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तब जाके इसका चेंज इन एंथैल्पी इतना होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आते हुए इसका फेज़ चेंज होगा और ये बहुत सारा एनर्जी लूज़ करेगा और यही एनर्जी लूज़ करने से एंथैल्पी और डाउन होगा और घटेगा। तो वही एंथैल्पी जो है वो घटते हुए, एनर्जी लूज़ करते हुए इसका अब की बार फॉर्मेशन का एंथैल्पी जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है और घट जाता है।
तो ये था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे के वीडियोस में हम लोग और भी आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। जल्द मिलते हैं।